Hey guys, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। मेरी आवाज आ रही है कि एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बता दो। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ चलो यार, मेरे को मेरी आवाज आ रही है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज आती होगी एकदम प्रॉपरली। एक बार जरूर से इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे यार, है ना। ठीक है, आइए और आज अपन कवर कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे इस चैप्टर को यार। यार कुछ चैप्टर में ना अपने को 1 से 2 दिन लग सकता है। जो बड़ा चैप्टर है ना, उसमें अपने को एनसीईआरटी समझने से कुछ नहीं होगा, मतलब रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी को समझना बहुत जरूरी है। 1-2 चैप्टर में अपने को लग सकता है 2 दिन 3 दिन लग सकता है, बिकॉज मैं लीपा पोती नहीं करने वाला हूं कि आया सिर्फ रीडिंग करके निकल गया। नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी की लाइन समझ में आना बहुत जरूरी चीज है यार, है कि नहीं। दैट इज अवर मेन टास्क बच्चों। ये चैप्टर आज अपन खत्म कर देंगे। कल सुबह 10 बजे अपन इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और परसों हम लोग बिगिन करेंगे हमारी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को। मतलब इस चैप्टर का तुमको बादशाह बन जाना है। एक सवाल तुम्हारा पेपर में गलत ना हो, इसकी गारंटी मैं लूंगा। ठीक है, आइए जी। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करने से पहले रिवीजन करा दूं क्या मैं, कि आपको कितना अच्छे से आता है। ओके, आपको कितना अच्छे से आता है मैं एक बार रिवीजन करा दूं बच्चों। ओके, आई जस्ट हैव अ शॉर्ट रिवीजन बच्चों। मैं एक बार रिवीजन आप लोगों का करवा देता हूं जी। एक सेकंड रुक जाओ, कैमरा बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। ना फाइन, हाँ थोड़ा सा अब मैं साफ लग रहा हूँ। चल आ जाओ जी। ये करवा दे। 2 आंसर रॉन्ग है जूलॉजी में। अविनाश ठीक है, अब देख लेते हैं। वैसे तो किसी का आया नहीं, इशू नहीं आया। ठीक है, मैं अविनाश देख लेता हूँ, विल सी। आ जाओ। पहले रिवीजन कर ले, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलो आइए बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटो, पहले ये बताओ मुझे कि फोटोसिंथेसिस में कितना रिएक्शन चलता है। फोटोसिंथेसिस में कितने रिएक्शन चलते हैं? 2 रिएक्शन। एक को अपन कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्लियर है? ओके बच्चों, लाइट रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये कहां पे चल रहा है? ये थाइलाकॉइड या ग्रेना। ओके, और डार्क रिएक्शन जो है वह तुम्हारा स्ट्रोमा में चल रहा है। ये आपका स्ट्रोमा में चल रहा है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब सुनो, ये नाउ टॉक अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक कहां पे चलता है मुन्ना? ये चलता है आपका थाइलाकॉइड में। ठीक है, थाइलाकॉइड में चलता है। इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? एटीपी और NADPH। और यहां पर भी आप लोग लिख सकते हो कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो होता है एटीपी और NADPH। क्लियर है? नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 क्या दोनों फंक्शनल है? क्या दोनों फंक्शनल है? यस सर। आइए बेटा, PS2 से एक इवेंट होता है जिसका नाम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि एसोसिएटेड है। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। आ जाओ, यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा ये कहां पर चल रहा है? तुम मुझे सिर्फ बोलो, मैं सिर्फ लिखूंगा। साइक्लिक कहां पे चल रहा है? ये आपका स्ट्रोमा लेमिली में चल रहा है क्या? ये आपका स्ट्रोमा लेमिली में चल रहा है। ये आपका स्ट्रोमा लेमिली में चलता है। अच्छा, इसके प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट है तुम्हारा ATP, ओनली ATP, ओनली ATP। ठीक है। अच्छा, और आपका ओनली PS1 आपका इन्वॉल्व है। ओके, PS2 आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है जी। क्या यहां पे किसी प्रकार का फोटोलिसिस होगा पानी का? तो बिल्कुल भी नहीं होगा जी। तो ये लाइट रिएक्शन के हमें प्रोडक्ट मिल गए हैं जी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं तुमको एक बार रिवाइज करवाता हूं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। या मतलब मेरे से अगर एक बच्चा पढ़ लिया ना एक बार, मैं तो ये एश्योरिटी देता हूं कि जिंदगी में कभी नहीं भूले। कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। यार ये हाइपोथेसिस क्या बताता है? हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड, हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड। एटीपी तुम्हारा कैसे बनता है वो ये तुम्हारे पास बताता है जी। तो कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कहता है कि देयर इज अ जनरेशन ऑफ व्हाट? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलो।
जनरेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, किसके बीच में, बिटवीन किसके बीच में बनता है? सो थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन है, थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन एंड स्ट्रोमा के बीच में। यार ल्यूमन में आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितने माध्यम से बढ़ता है? ओके, देयर इज अ टू वेज बाय विच ल्यूमन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ रही है। पहला माध्यम है तुम्हारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जब पानी टूट रहा है तब तुम्हारे पास ल्यूमन में हाइड्रोजन एक्यूमुलेट हो रहा है। दूसरा क्या है कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हाइड्रोजन कैरियर जो है ना वो डंप कर दे रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, और तुम्हारे पास क्या होता है जी मुन्ना, जब तुम्हारे पास रिडक्शन होगा NADP का NADPH में, क्या इस दौरान भी तुम्हारे पास हाइड्रोजन यूज होता है क्या जी? हाइड्रोजन यूज्ड फ्रॉम स्ट्रोमा। तो ये तीन रीजन की वजह से तुम्हारे पास ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है जी। बच्चों इसके बाद हम लोगों ने देखा था जी एटीपी सिंथेसिस के पास दो पार्ट होता है, एक होता है CF0 और एक होता है CF1। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में कौन जाएगा? CF1 जाएगा जी। CF0 क्या करेगा जी मुन्ना? ये तुम्हारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह काम करता है। ये एक चैनल बनाएगा जिससे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। ओके, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में ये जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा जी? ओके, CF1 रोटेट करेगा और ADP और IP से तुम्हारा ATP का फॉर्मेशन होता है जी। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट द केल्विन साइकिल नाउ। केल्विन साइकिल के बारे में बात करते हैं। इसी का दूसरा नाम है C3 साइकिल। बेटा अब केल्विन साइकिल अगर हम बात करेंगे इन C3 प्लांट, पहले C3 प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द C3 प्लांट। सो C3 प्लांट में केल्विन साइकिल कहां पे चल रहा है? केल्विन साइकिल तुम्हारा मीजोफिल सेल में चलता है, मीजोफिल सेल्स में चलता है जी। क्लियर है? केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल्स में चलता है। आइए, अब प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? ओके, क्या वो RUBP है? वो RUBP है। अब ये है 5 कार्बन। पहला प्रोडक्ट क्या बनता है जी? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा जी? 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। ओके, जो कि तुम्हारे पास 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, उसके लिए इसको अपन 3 PGA लिख रहे हैं। डन है मुन्ना? अच्छा, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP लग जाता है क्या? और 2 आपका NADPH लग जाता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। यार भाई तुमको दिक्कत कैसे होगा यार? तो ये लोकेशन सिर्फ आपको याद रहना चाहिए। अब सुनो जी, अब यार इन C4 प्लांट, यार C4 प्लांट में ना इसी को हम लोग क्या कहते हैं मुन्ना? हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं जी। C4 प्लांट में 2 सेल्स आपके इन्वॉल्व है। पहला जो सेल्स है आपका उसका नाम है मीजोफिल सेल्स। यार मीजोफिल सेल्स में क्या होता है जी? मीजोफिल सेल में तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया जाएगा और एक्सेप्टर कौन है? यहां पे वो है PEP, जो कि तुम्हारा 3 कार्बन कंटेनिंग होता है जी। और आपका स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का है। ठीक है, यहां पर एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो होता है PEP केस। PEP केस जो है ना वो प्रेजेंट होगा और क्या लैक करेगा? इट विल लैक रूबिस्को। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो जी बच्चों, बंडल शीथ सेल में यहां पे क्या होता है? बंडल शीथ सेल में क्या होता है यार? यहां पे क्या होगा जी मुन्ना? यहां पे क्या होगा जी? केल्विन साइकिल चलता है यार। केल्विन साइकिल आपका चलता है बंडल शीथ सेल के अंदर, और यहां पे ना आपका रूबिस्को प्रेजेंट है। रूबिस्को आपका यहां पे प्रेजेंट होता है और ये लैक करेगा तुम्हारा PEP केस। अच्छा, अब सुनो जी, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इनको 5 ATP लगता है और 2 NADPH लग जाता है जी। डन है? तो 5 to 1 करके तुम लोग इसको याद कर सकते हो जी। कोई डाउट है किसी को मुन्ना? क्या किसी को डाउट है यहां तक? हो गया? यही तो है यार भाई, पूरे फोटोसिंथेसिस की जान टॉपिक है ये। जो मैंने अभी बताया ना, ये पूरे फोटोसिंथेसिस की जान है भाई। इससे बाहर एक सवाल नहीं बनने वाला है तुम्हारा, खत्म हो चुका है।
ओके यस, हाँ जी। आपका डी कार्बोक्सिलेशन यहीं पे देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल में देखने को मिलता है। अभी हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन शुरू करते हैं यार। किसको दिक्कत है यहां तक? कितने लोगों को याद हो गया है भाई? याद हो गया है कि हाँ सर ये सब पूरा हमें माजरा याद है, कैसे क्या इवेंट कैसे चल रहा है, एवरीथिंग ओके। चलो यार बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन है ना, मैं सीधा एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कराऊंगा, मैं पहले तुमको देसी भाषा में ना 5 मिनट में समझाता हूं, उसके बाद इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। यार फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है यार बच्चों? नॉर्मली रेस्पिरेशन के बारे में तुम लोग जानते हो क्या? नॉर्मली रेस्पिरेशन क्या कहता है? अगर तुम नॉर्मली देखोगे तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो ग्लूकोज है उसको ना तोड़ दिया जाए, किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड में और आपका वाटर में। यही नॉर्मली होता है क्या? नॉर्मली जो तुम्हारे पास रेस्पिरेशन होता है उसमें हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आपका एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है जी, ये लॉस होता है। ओके हाँ ठीक है। चलो आइए जी, तो यही है यार, अब तुमको ना रिवीजन करने में बहुत आसान लगेगा। अब यार फोटो का मतलब क्या है यार? यहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करने वाले? लॉस करवाने वाले हैं जी। लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल रहे हो गुरु? यही है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है क्या कि लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लॉस करवाया जाए, ठीक है। और ये तुम्हारा एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है बच्चों, ये तुम्हारा एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि ओनली C3 प्लांट्स में चलता है, ये C4 प्लांट में कभी भी नहीं चलता, बिकॉज C4 प्लांट में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहता है जी। अच्छा अब सुनो जी बच्चों, इसको और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं तुमको एक पॉइंट रिवाइज करवा देना चाहता हूं। देखो यार बेटा, एक एंजाइम था रुबिस्को, कल अपन ने पढ़ा था यार। रुबिस्को में ना ये जो CO लिखा है ना, इसमें दो चीज है, एक होता है कार्बोक्सिलेज, मतलब इसके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एफिनिटी होती है और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजनेज के लिए भी होती है, मतलब ऑक्सीजन के लिए भी होती है। अगर रुबिस्को की अगर कार्बोक्सिलेज अगर एक्टिविटी काम करेगा तो ये क्या करेगा बच्चों बताओ? अगर रुबिस्को की अगर कार्बोक्सिलेज अगर एक्टिविटी काम करती है तो तुम्हारा कैल्विन साइकिल चलेगा और तुम्हारे पास क्या बनेगा जी मुन्ना? आपके पास पायरुविक एसिड बनता है जी, सॉरी हाँ पायरुविक PGA बनेगा जी। ओके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है आपके पास, PGA बनता है जी। लेकिन अगर अगर ऑक्सीजनेज के अगर अगर एक्टिविटी अगर काम कर गई ना, अगर मतलब ये अगर इनिशिएट होगा तो क्या होगा जी? अब क्या होगा जी? अब क्या होगा जी मुन्ना? अब यहां पे ऑक्सीजनेशन चलेगा, अब चलेगा ऑक्सीजनेशन चलेगा और ये एंटर कर गया अभी किसके अंदर जी मुन्ना? ये एंटर कर गया अभी तुम्हारे पास फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। अब ये होता क्यों है यार? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि सर होता क्यों है? देखो हमने क्या बोला, कल बताया था कि जो रुबिस्को है इसकी एफिनिटी किसके लिए बहुत ज्यादा है? इसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है ना, तो ये जो रुबिस्को है ना, ये ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी शो करके ऑक्सीजनेशन शो करने लगेगी। क्लियर है? क्लियर है? ओके तो अगर आपको याद होगा तो C3 प्लांट में क्या हो रहा था? C3 प्लांट में क्या हो रहा था जी कि मेरे पास RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रुबिस्को की कौन सी एक्टिविटी काम कर रही थी? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम कर रही थी क्या? कार्बोक्सिलेज। और वो क्या बना रहा था? वो तुम्हारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बना रहा था जी। और ये इंटर्न में आगे चल के शुगर बना रहा है, ये इंटर्न में आगे चल के शुगर बना रहा है। लेकिन मुन्ना अब देखो C3 प्लांट में ये पहला सिनेरियो, मतलब क्या कि अगर एक्सेप्टर तुम्हारा अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो तुम्हारे पास RuBP की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगी। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है? इन C3 प्लांट, C3 प्लांट में जब फोटो रेस्पिरेशन होगा ना, देखो देखो क्या चलता है यहां पे। अब तो RuBP तो रह गई, लेकिन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, अब ऑक्सीजन आ जाएगा। अब बताओ रुबिस्को की कौन सी एक्टिविटी चलेगी? यहां पे ऑक्सीजनेशन चलेगी, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी चलेगी। तो ये PGA बनाएगा क्या? PGA नहीं बनाएगा। एक्चुअली में 2 मॉलिक्यूल अगर PGA बनेगा ना, तभी तुम्हारे पास शुगर बन सकता है। ये क्या करता है? एक मॉलिक्यूल PGA का बनाएगा, ये एक मॉलिक्यूल PGA का बनाएगा और क्या करता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है तुम्हारे पास किसका? फॉस्फोग्लाइकोलेट का, फॉस्फोग्लाइकोलेट
ग्लाइकोलेट का, और ये तुम्हारे पास 2 कार्बन है। डन मुन्ना। ओके, मतलब इसको इंटर्न में क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर इसको शुगर बनाने का है तो इसको अपने फॉस्फोग्लाइकोलेट को तोड़ के पीजीए बनना पड़ेगा क्या, और यही तोड़ने के चक्कर में ना ये अपना एटीपी लॉस कर देता है। यही तोड़ने के चक्कर में ना यहां पे लॉस ऑफ एटीपी होता है, लॉस ऑफ एटीपी होता है। इसके लिए ना इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल अगर रहेगा, अगर 2 मॉलिक्यूल रहेगा ना क्या कहते हैं पीजीए का, तभी तुम्हारे पास शुगर का शुगर तुम्हारे पास बनेगा जी। ठीक है, अब देखो यहां पे किसी प्रकार का एटीपी नहीं बनता, बल्कि एटीपी यूज हो रहा है। यहां पे ग्लूकोज बन रहा है क्या, ग्लूकोज नहीं बनता यहां पे। इसके लिए तुम्हारे पास वेस्टफुल प्रोसेस कहलाता है बच्चों। ओके, यहां तक किसी को डाउट है। अब फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गन, तो यहां पे मैं लिखवा देता हूं जी। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, वही रिएक्शन चल रहा है, बट अभी आरयूबीपी के साथ है ना ऑक्सीजन जुड़ गया है। रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी चल रही है, रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी चल रही है, ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी चल रही है। क्लियर है। और क्या बना दिया आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट कोलेट और तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पीजी। डन मुन्ना यहां तक। ओके, अच्छा फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कहते हैं। ओके, ये वेस्टफुल प्रोसेस है क्यों मुन्ना, कि यार अब एक मॉलिक्यूल पीजे का बनाने के लिए उसको इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को पूरा तोड़ना पड़ेगा पीजे के अंदर, जहां पे एटीपी बहुत यूज हो रहा है जी। और ये C4 प्लांट में कभी भी फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पे ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। ये कब होगा, जब तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ना कि ऑक्सीजन होगा, तब उस केस में एकदम एडवर्स केस में आपको देखने को मिलता है जी। डन है, सॉर्टेड है मुन्ना, यही तो है बस, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, यही है बस, यही है रात की रानी, बस इतना ही फोटो रेस्पिरेशन। आइए थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी तुम्हारे देखो क्या कहती है, खत्म हो गया ये देखो। सो लेट अस try and understand one more process that creates an important difference between the C3 and C4 plant। और ये पेपर में आता है यार। ओके, C3 और C4 प्लांट के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फोटो रेस्पिरेशन का। अब फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन C3 प्लांट। ये बच्चों C3 प्लांट में तो चलेगा, बट ये C4 प्लांट में चलेगा क्या जी, ये तुम्हारा C4 प्लांट में लैक करेगा, बट लैक इन C4 प्लांट, ये C4 प्लांट में आपका लैक करेगा। डर है बच्चों, चलो अब आगे सुनो जी। टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन पाथवे। देखो पहला स्टेप केल्विन पाथवे का क्या था मुन्ना, पहला स्टेप जो था केल्विन पाथवे का, मैं सब यहीं पे लिखते हुए चलूंगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन पाथवे ये कहता है कि आरयूबीपी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और रूबिस्को की जो है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलेगी और तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बन जाएगा। यही है क्या, ये देखो तो वही बात लिखा है क्या कि द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टेप, दिस इज द रिएक्शन वेयर आरयूबीपी कंबाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड। भाई नॉर्मल C3 प्लांट में क्या चल रहा था कि जो आरयूबीपी है वो किनसे कंबाइन कर रही है, वो कंबाइन कर रही है मुन्ना कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो क्या फॉर्म कर रहा था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजी, ये बन रहा था। ओके, और इनको कैटलाइज्ड कौन करा था, इसको कैटलाइज करा था रूबिस्को, और रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी, इसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। यही था क्या, ये तुम्हारे पास केल्विन पाथवे है, केल्विन पाथवे। अब सुनो अब यहां पे होगा खेला, अब होगा यहां पे खेला। अब रूबिस्को तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है क्या, कल ही मैंने आपको बताया था जी, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। अच्छा पता है क्यों, पूछो क्यों। ओके, डू यू वंडर व्हाई, बिकॉज अगर कोई तुमको ये पूछे ना कि रूबिस्को क्यों तुम्हारा अबंडेंट एंजाइम है, तो आप ये बोलना क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेज की भी एक्टिविटी करता है ये, और ये ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी करता है। अगर वो मल्टी पर्पस अगर काम कर पाएगा तो कॉमन सी बात है उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, बोल भाई। अगर वो मल्टीपर्पस अगर वो काम करेगा तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी ना। इसके लिए रूबिस्को तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है। ओके, याद रखना। ओके, तो ये समझ यहां पे लिख लो, बिकॉज इट शोज बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी।
इसके लिए ये तुम्हारे पास मोस्ट अबंडेंट होता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है जी। चलो आगे सुनो जी। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू, अब सुनो कोस्का, जो रुबिस्को एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, इट कैन बाइंड टू द बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हेंस इसका नाम पड़ गया रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ओके आ जाओ जी। हाँ अब आगे सुनो जी। कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? अब ये कैसे पॉसिबल है यार? अब हमने क्या बताया कि जो रुबिस्को की मोर एफिनिटी किसके लिए बेटा? रुबिस्को की सबसे ज्यादा एफिनिटी किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। रुबिस्को हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके ओके व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज नियरली इक्वल। मतलब क्या, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और अगर ऑक्सीजन अगर इक्वल भी रहेगा ना, तो ये तुम्हारे पास किसको चुनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को ही चुनेगा। इसको कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत प्यार है यार। मैं रघु, मैं तुमको ब्लॉक करवा दूंगा, प्लीज स्पैमिंग मत करो। हुआ है वो पूरा क्लास, वो रुको यार, सुनो को पहले ब्लॉक करने दो। देख लो ये लतखोरी है इनका। मैं ऑलरेडी उसका पूरा पढ़ा चुका हूं, वो तुमको नहीं मिल रहा है अभी, तुम देखो अब आंख से देखो। आइए जी। तो रुबिस्को की जो सबसे ज्यादा एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है जी। ओके अब सुनो जी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नॉट सो। मतलब क्या? अब देखो एनसीईआरटी कितना जालिम है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो, नॉट सो का मतलब है देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो उस समय क्या हो यार? उस समय क्या हो यार? चलो अब सुनो। दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटेटिव। उस समय ये बाइंडिंग कॉम्पिटेटिव बन जाएगा। मतलब क्या? देखो नॉट सो का मतलब ये है कि अगर वो उसका जो कंसंट्रेशन है, इसको तुम पहले हटा दो, एक सेकेंड, इसको ना तुम पहले रफ आउट कर देना। मैं आपको लाइन समझा देता हूं। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी या कम होगी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा मुन्ना? उस समय बाइंडिंग जो है ना वो कॉम्पिटेटिव बन जाएगा। मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा कि मेरे को रुबिस्को से बाइंड करना है, ऑक्सीजन कह रहा है कि मुझे बाइंड करना है कि नहीं? ओके ठीक है चलो यार। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉल टू विल बाइंड टू द एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है। किस पर डिपेंड करेगा कि भैया रुबिस्को से कौन बाइंड करेगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? वो डिपेंड करता है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि रुबिस्को से कौन बाइंड करेगा। अब इन्होंने पूरा केस समझाया। देखो केस समझाया क्या? देखो आपको ये पता है ना कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाइंड कर गया तो मुन्ना क्या होगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बाइंड कर गया तो भैया पीजीए2 मॉलिक्यूल का बनेगा, केल्विन पाथवे कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो क्या होगा? अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो इन द C3 प्लांट ऑक्सीजन डज बाइंड टू द रुबिस्को। ऑक्सीजन जो है ना वो रुबिस्को से बाइंड करता है। ऑक्सीजन जो है वो रुबिस्को से बाइंड करता है बच्चों। एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब समझो क्या है। बिकॉज अगर ऑक्सीजन अगर बाइंड कर गया रुबिस्को से, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा क्या? नहीं होगा, रिड्यूस नहीं हो वो रिड्यूस क्या कहते हैं, फिक्स नहीं हो पाएगा जी। तो वही लिखा गया है कि ये स्टेटमेंट में सवाल आ सकता है कि अगर रुबिस्को की अगर ऑक्सीजनेज अगर एक्टिविटी चलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? तो वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा जी। हियर अब क्या होगा जी? अब रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी चल रही है। हियर द RUBP इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग converted to the two molecules of the PGA binds with the oxygen to form the one molecule of the phosphoglycerate। देख लो PGA बन गया है, एक मॉलिक्यूल तुम्हारे पास PGA का बना है, एक मॉलिक्यूल तुम्हारे पास PGA का बना है, और तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल बना है फॉस्फोग्लाइकोलेट का जो कि 2 कार्बन का है। और इसी को अपन कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या लाइन सभी को समझ में आया? फोटो रेस्पिरेशन का मतलब बहुत सिंपल है। जब रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करे, मतलब RUBP जब ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट PGA बनाएगा एक मॉलिक्यूल, और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा जो कि 2 कार्बन का है। इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या अगर RUBP अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करके अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनाएगा तो क्या तुम उसको फोटो रेस्पिरेशन कहोगे? नहीं यार, वो फिर केल्विन पाथवे चल रहा है। ठीक है चलो जी। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ द शुगर। क्या यहाँ पे शुगर बना? क्या नहीं बना, बिकॉज शुगर बनने के लिए 2 मॉलिक्यूल PGA का होना बहुत जरूरी है जी। एंड नर ऑफ द ATP, और यहाँ पे ATP भी नहीं बना। इसके लिए रेदर इट रिजल्ट्स विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हाँ क्या बोला यहाँ पे? अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना भाई। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? मैंने पीछे लिखा है ना, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के लॉस को कहते हैं ना,
मतलब क्या, जब फोटो रेस्पिरेशन चल रहा है हम पूरा पाथवे नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो तुम्हारे एन सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो उस समय क्या हो रहा है मुन्ना, जब तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, कहां पे लॉस हो रहा है जी, फोटो रेस्पिरेशन में आपका लॉस होता है जी। देखो रिजल्ट द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, देख रहे हो। तो ये वेस्टफुल हुआ या तुम्हारे पास यूजफुल हुआ, याद रखना यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना उस समय है ना ये एटीपी को यूज कर ले रहा है। ओके अच्छा जी, इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज अ नो सिंथेसिस ऑफ द एटीपी और एनएडीपीएच। तो बायोलॉजिकल जो फंक्शन है फोटो रेस्पिरेशन का वो तक अभी तक हमें पता भी नहीं है ये है क्यों, उसके लिए इसको अपन वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं जी। अब ये सवाल आता है कि सर C4 में ये क्यों नहीं चलता, ये तुम्हारे पास C3 में तो चलेगा, ये C3 में तो चलेगा, बट ये C4 में नहीं चलता। इसका कारण सुनो क्या है, देखो C4 में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होती है ना, और सुनो और एक बहुत बढ़िया बात क्या है ना कि केल्विन साइकिल के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको बाहर से सप्लाई नहीं करना है। जब मैलिक एसिड जब टूटता है ना क्या कहते हैं पीपी के अंदर, सॉरी पायरुविक एसिड के अंदर, उसी समय वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही तुम्हारा यूज होता है। तो दो कारण है जिसके वजह से तुम्हारे पास C4 में ना ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलता है जी। ओके देखो जी, इन द C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यार कहीं पर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर कम होगी, किसके अंदर C4 प्लांट के अंदर, उनके पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो इंक्रीज कर लेंगे अपने कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को। ओके ये इंक्रीज कर लेते हैं। ओके एट द एंजाइम साइट, एंजाइम साइट का मतलब क्या, रुबिस्को की जगह पर ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे कौन काम करेगा बताओ, अब कौन काम करेगा यहाँ पे, फिर रुबिस्को का कौन सा एक्टिविटी काम करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा। अब सुनो जी, दिस टेक्स प्लेस where the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cell to release the carbon dioxide। भैया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहां पे होता है, बंडल शीथ सेल में। जब तुम्हारा जो C4 एसिड है, मैलिक एसिड है, जब वो टूटेगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वही तुम्हारे पास कहां पे जाएगा, वही तुम्हारे कहां पर जाता है जी, केल्विन पाथवे में जाता है। तो ये ब्रेकडाउन कहां पे चल रहा है, बंडल शीथ में चल रहा है, मेसोफिल में चल रहा है, बताओ यार, दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा बंडल शीथ में चल रहा है, ठीक है। तो वही लिखा गया यहाँ पे जी। ओके फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन इन द बंडल शीथ सेल, लिखा है ना, बंडल शीथ सेल में इसको तोड़ दिया गया जी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। इससे क्या हो गया जी ना, बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ गया है क्या जी। देखो दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन, इंटर मत बोलो यहाँ पे, स्टेटमेंट में वो सवाल घुमा सकता है। ये आपके इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जो है ना, इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है क्या, चलो बढ़ गई है जी। in turn this ensured that the Rubisco functions as a carboxylase minimizing the oxygenase activity। इसका मतलब क्या हुआ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया तो रुबिस्को का जो है ना वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा जी। अब सुनो जी, नोट दैट यू नो दैट द C4 प्लांट लैक ऑफ रेस्पिरेशन, you probably can understand why productivity and yield are better in this। कॉमन सी बात है ना, बिकॉज एक ही एक्टिविटी चल रहा है, इसको डिपेंड वो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी करेगा नहीं, इस यही रीजन है जिससे कि C4 प्लांट में ना प्रोडक्टिविटी और जो यील्ड है ना ये बहुत ही बेटर होता है जी। ओके अच्छा, और दूसरी बात क्या है, C4 प्लांट है ना हाई टेम्परेचर में भी रहता है। इन एडिशन टू दिस प्लांट शोज अ टॉलरेंस टू द हायर टेम्परेचर। ओके यस आ जाओ जी, अब इस टेबल को भी कर ले क्या मुन्ना, इस टेबल को भी कर लेते हैं, आ जाओ तो इस टेबल को भर लेते हैं, पूरा रिवीजन हो जाएगा जी। ओके आइए जी। हाँ अब सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, देखो यार C3 प्लांट में कहां पे चलेगा जी, ये मीजोफिल सेल्स में चलेगा क्या, मैं अलग ये ले लेता हूं, ये मीजोफिल सेल में चलता है मुन्ना। और C4 प्लांट में तुम्हारे पास कौन कौन से सेल पार्टिसिपेट करेंगे जी, ओके मीजोफिल सेल्स प्लस तुम्हारे बंडल शीथ सेल्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, देखो C3 में भैया मीजोफिल सेल में ही होता है इनिशियल कार्बोक्सिलेशन, तुम्हारा PGA बनता है, और यहां पर भी मीजोफिल सेल्स में ही होता है जी। ओके सो सॉरी, चलो जी, हाउ मेनी सेल्स डज द लीफ हैव द टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगर तुम बड़े गौर, C3 में तुम्हारे पास एक ही तुम्हारे पास सेल होता है, उसका नाम क्या है जी, मीजोफिल सेल है उसका नाम, ठीक है। और C4 में तुम्हारे पास दो सेल्स होते हैं जी, कौन कौन से, एक होता है मीजोफिल सेल्स और एक होता है बंडल शीथ सेल्स। अब प्राइमरी एक्सेप्टर यहां पे कौन है जी, RUBP है क्या, और यहां पे कौन है जी, यहां पे PEP है जी।
अब ये तुम्हारा 5 कार्बन है और ये तुम्हारे पास 3 कार्बन है। देखो ये सवाल यहां पे लिखा, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यहां पे 5 कार्बन है और यहां पे तुम्हारा 3 कार्बन है। ओके यस, अब सुनो जी, विच इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। यहां पे क्या बनता है तुम्हारे पास, ओके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए बनता है क्या जी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बनता है जी। और यहां पे पीवाई में क्यों लिख रहा हूं यार, पीजीए। और यहां पे 1 मॉलिक्यूल बनता है तुम्हारे पास किसका जी, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। ओके अब सुनो जी, नंबर ऑफ कार्बन इन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इज। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने लगे यहां पे, नंबर ऑफ कार्बन। अब यहां पे मजा आएगा, नंबर ऑफ कार्बन, ये तुम्हारे 5 कार्बन है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास 3 कार्बन वाला है। क्या आप सवाल पूछा है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट पूछा है, सॉरी प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट में कितने हैं। तो यहां पे तुम्हारा 3 कार्बन होता है क्या, और पीजीए में तुम्हारे 4 कार्बन होते हैं, सॉरी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में पीजीए में तुम्हारे 3 कार्बन होते हैं क्या, और यहां पे तुम्हारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होता है, 3 और 4 होगा। ओके ओके यस, आइए जी, हाँ फैमिली में करा दूंगा लक्ष्मी, पहले ये कर लो यार। हाउ डज द प्लांट हैव द रुबिस्को, यस, और C4 में भी यस होता है। डज द प्लांट हैव द पीपीकेज, नो, C3 में नहीं होता बट तुम्हारा C4 में होता है जी, कहां पे, मेसोफिल सेल्स में। डन, अब सुनो आगे जी, व्हिच सेल्स इन द प्लांट्स हैव द रुबिस्को। अब यहां पे तो मेसोफिल सेल्स में होता है जी, और C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अंडर द हाई लाइट कंडीशन। अब देखो यार ये तुम्हारे पास है ना, मतलब लाइट का जो कंडीशन रहेगा वो मीडियम रहना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, ओके मीडियम। और ये आपका हाई लाइट इंटेंसिटी में भी काम कर सकता है जी। ओके अच्छा, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट द लो लाइट इंटेंसिटी, नो, निग्लिजिबल, और यहां पे तो लैक करेगा। ओके अच्छा, क्या फोटो रेस्पिरेशन हाई लाइट इंटेंसिटी पर भी काम करेगा जी, ओके हाई लाइट इंटेंसिटी पर भी काम करेगा क्या जी, थोड़ा बताना। हाई लाइट पे, हाई इंटेंसिटी बोला गया यहां पे, तो यहां पे तुम देखोगे तो यहां पे तुम्हारे पास हो सकता है, हाई हो सकता है, ओके। और यहां पे तुम्हारा C4 में तो निग्लिजिबल होगा, बिकॉज C4 में तो होता ही नहीं है जी। चलिए जी, वेदर ऑफ फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट द लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, यस। तो यहां पे तो भैया हाई रहेगा, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जिधर कम रहा उस समय तो फोटो रेस्पिरेशन तुम्हारा इनिशिएट हो जाएगा, है कि नहीं। ओके अच्छा अब सुनो जी, और यहां पे तुम्हारे पास निग्लिजिबल बोलो, C4 में ना निग्लिजिबल लिख ही दो पहले तुम। अच्छा बेटा, अगर हाई वेदर ऑफ फोटो रेस्पिरेशन वुड प्रेजेंट एट द हाई कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, निग्लिजिबल, निग्लिजिबल नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना लगता है बच्चों, ऑप्टिमम टेम्परेचर यहां पे कितना लगेगा जी, यहां पे 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम्हारे पास काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। और यहां पे तुम्हारा 30 to 40 डिग्री, नहीं यार यहां पे तो अलग लिखा हुआ, चलो काम करो, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है ना वही लिखते हैं, 20 से 25 डिग्री। एक सेकंड बच्चों, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये तुम्हारे पास होगा, वो होगा 30 से लेके 40 डिग्री। डन, डन, ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक। अब तुम इसके एग्जांपल तो लिख ही सकते हो, इसके एग्जांपल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से प्लांट इसके एग्जांपल्स होंगे। C4 में तुम्हारे पास कौन आएगा जी, मेज और सोरगम आएगा, ओके तुम्हारे मेज आ जाएंगे, सोरगम आ गया, ठीक है। और C3 प्लांट का आप एक बार देख लो, ठीक है। आ जाओ जी, किसको डाउट है सर, मेरा डाउट प्लीज। शिखा क्या कह रही है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सर, C4 में बस बंडल शीट सेल होगा ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ अमित तुम्हारे बोलने से नहीं होगा ना बाबू, बंडल शीट और ये दोनों होता है जी, दोनों होता है जी, ओके ठीक है। चलो यार, तो इसमें तुम्हारे पास लिख सकते हो इसको, आ जाओ जी। हाँ शुगर केन भी डाल दो, मेज सोरगम शुगर केन डाल दो, यहाँ पे तुम्हारा शुगर केन भी आ सकता है, शुगर केन ऑल्सो कम। चलो यार, लो के बदले मीडियम क्यों, देखो यार नहीं नहीं नहीं, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन रहेगा तो किधर गया, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो। बेटा अगर लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ना, इसका मतलब क्या है कि उधर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है,
तो फोटो रेस्पिरेशन होने की चांसेस बहुत बढ़ जाएगी ना, ये रीजन है जी। ओके ठीक है, चलो यार आ जाओ, लेट्स स्टडी नाउ नेक्स्ट। ओके यार रोना दो, क्या रोते हो यार तुम लोग क्लास में आकर भाई। ओके चलो यार, एक काम करो, यहां पे भी लिख लो C3 में तुम्हारे व्हीट और राइस, लिख लो। ओके डन, ओके यस, चलो जी आ जाइए। पहले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है यार, मेघना तुम बड़ी कंफ्यूज हो यार, क्या क्या पूछा है कि भाई केल्विन साइकिल, अच्छा पहले सवाल में ना यही सवाल है क्या, ओके केल्विन साइकिल किस में होगा, तो माय बैड है, ये मेरी गलती है। केल्विन साइकिल भैया C3 प्लांट में तो मेसोफिल सेल में होगा, बट यहाँ पे तो बंडल शीट सेल में होगा ना, मैंने आपको पढ़ाया है ना, मेरे को लगा ना कि मैंने ये पढ़ा नहीं ना केल्विन साइकिल, मेरे को ये लगा कि C3 प्लांट में कौन सा सेल इन्वॉल्व है और C4 प्लांट में कौन सा इन्वॉल्व है जी, मैंने ये पढ़ा। ओके माय बैड, फाइन, क्लियर है। ओके आ जाओ जी, चलो ना फाइन, कोई दिक्कत है किसी को स्टेबल में, यस ओके ठीक है, ये पूरा दिक्कत हो गया, चलो आ जाओ जी, चलो वो मैंने पढ़ा नहीं पूरा, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, चलो आ जाओ जी, लेट्स स्टडी दिस नाउ। हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा एकदम एनसीईआरटी को एकदम फटाफट पढ़ लेते हैं जी, इसमें अपने को एनसीईआरटी ही पूरा पढ़ना है, ओके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। सो कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, an understanding of the factor that affect the photosynthesis is necessary। अब हमारे पास दो प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं क्या जी, जो फोटोसिंथेसिस को आपके अफेक्ट करेंगे जी। स्वागत मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगा, रुको यार इसको ब्लॉक करो पहले, यार मैंने बोला ना क्लास के बाद ही बात किया करो, पीडीएफ दो ये करोगे। ओके हाँ C3 में तुम्हारे लिख लो ना, तुम्हारे जितने एग्जांपल तुमको आ रहे हैं तुम सब लिख लो जी। आइए जी, an understanding of the factor that affect the photosynthesis is necessary। The rate of photosynthesis is very important in determining the yield। देखो जितना ज्यादा रेट होगा फोटोसिंथेसिस का, yield उतना ज्यादा होगा क्या जी, yield of the plant including the crop plants। Photosynthesis is under the influence of the several factors। अब ये फैक्टर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं क्या, और तुम्हारे एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं जी। इंटरनल में कौन कौन आएगा, जैसे कि साइज ऑफ लीव यहाँ पे लिखा गया है, देखो द प्लांट फैक्टर, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में इसने क्या लिखा है, बड़ा कातिल है तुम्हारी एनसीईआरटी, इंटरनल को ना ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे प्लांट, और आगे ना क्या कह रहा है कि द प्लांट फैक्टर, प्लांट फैक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर में हम लोग किस किस के बारे में बात करने वाले हैं जी, किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, सुनो जी। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड्स नंबर, साइज, एज एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। अब अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट बंडल शीट सेल्स, हम लोग बंडल शीट सेल्स के बारे में नहीं बात करते यहाँ पे। क्या हम लोग जब भी इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो क्या हम लोग बंडल शीट सेल्स को पढ़ेंगे, कभी भी नहीं पढ़ने वाले। ये सिर्फ तुमको ओनली C4 प्लांट में देखने को मिलेगा, ओनली C4 प्लांट्स, ये तुम्हारे इंटरनल फैक्टर में नहीं आएगा, ध्यान रखना ठीक है। अब सुनो जी, याद रहेगा यहां तक, याद रहेगा यहां तक। अब सुनो जी, अब दी प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स, देखो यहां पे लिखा है ना कि प्लांट फैक्टर या तुम्हारा इंटरनल फैक्टर, ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट है जेनेटिक प्री डिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पर। देखो यार, अगर वो प्लांट अगर एक ऐसा जीन कैरी कर रहा है जो कि डॉर्फ का जीन होगा, तो उसकी जो जनरेशन रहेगी आगे की वो भी डॉर्फ होगी क्या। अगर वो डॉर्फ, अगर होमोजाइगस डॉर्फ का अगर जीन उसकी 5 जनरेशन से अगर आ रही है और मेटिंग भी इसका डॉर्फ से ही हो रहा है, तो इसकी आने वाली पूरी जनरेशन डॉर्फ होगी क्या जी। तो इंटरनल फैक्टर में ना तुम्हारा जेनेटिक प्रीडिपोजिशन भी आता है, ओके ये सब आता है जी। ओके आइए जी, तो इससे अपने को काम नहीं है, हमको जिससे काम है ना वो है तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर है जी। देखो एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट। पहला क्या है जी मुन्ना, सनलाइट की कंसेंट्रेशन, बिकॉज सनलाइट अगर नहीं अगर पड़ेगा लीफ पर तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। दूसरा है टेम्परेचर, कुछ प्लांट ज्यादा टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ प्लांट लो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, भाई कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत जरूरी है क्या, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के तुम्हारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बिकॉज ये रॉ मटेरियल है। एंड दी वाटर, पानी तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज रिएक्शन ही कहता है CO2 प्लस वाटर। अच्छा, as a plant photosynthesis all this factor will simultaneously affects its rate। अब यहां से ना एक ब्लैकमैन्स लॉ भी हम लोग को पढ़ना है जी, यहां से ब्लैकमैन्स लॉ भी हम लोग को पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है बच्चों, ये सारे के सारे फैक्टर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये चारों के चारों जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए।
अगर एक भी अगर फैक्टर में अगर ऊपर नीचे अगर होता है तो जो रेट है फोटोसिंथेसिस का ना वो अफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? बड़ा एकदम सिंपल सी बात सुनना, तो वही बोला गया यहां पे क्या, हेंस दो सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अच्छा अब देखो, यूजुअली एक ही फैक्टर है क्या, इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट्स द रेट। अब अक्सर क्या होता है, देखो प्लांट को ना सब कुछ नहीं मिल सकता है। अब मैं इस लाइन को समझाने के लिए ना एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं, ठीक है? समझो बच्चों, कोई प्लांट है, उस प्लांट को ना टेम्परेचर बहुत दिया गया, समझो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, ओके, टेम्परेचर भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम का मतलब है कि इतना जिसपे वो काम कर पाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया गया जी, वाटर भरपूर दिया गया, बट लाइट नहीं दिया गया, लाइट नहीं दिया गया जी, लाइट नहीं दिया गया जी। अब बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी कौन डिटरमाइन करेगा? अब इस केस में जो रेट है ना जो फोटोसिंथेसिस का, वो डिटरमाइन करेगा जो मिनिमल वैल्यू में प्रेजेंट है। जो मिनिमल वैल्यू में प्रेजेंट है ना, ये जो डिफिशिएंट वैल्यू में प्रेजेंट है, वैल्यू में प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। मतलब क्या, अगर सनलाइट की अगर कंसेंट्रेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो वापस से जो तुम्हारे पास फोटोसिंथेसिस है वो तुम्हारे पास क्या होगा जी, बैलेंस आउट हो जाएगा जी। इसी को ब्लैक्समैन्स लॉ कहते हैं। तो ब्लैकमैन्स लॉ क्या कहता है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, इसमें 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो रेट है ना वो डिटरमाइन करेगा उसका मिनिमम वैल्यू या डिफिशिएंट वैल्यू। ओके, यही तुम्हारा ब्लैक्समैन्स लॉ है, सिंपल सी बात है। ओके यस, बहुत सिंपल सी बात है ये। चलिए जी, तो यूजुअली वन फैक्टर is a major cause is the one that limit the rate. Hence, at any point, the rate will be determined by the factors available at the suboptimal level. याद रखना, हमने यहाँ पे ऑप्टिमल नहीं बोला, रेट को डिटरमाइन कैसे करेंगे जी, सब ऑप्टिमल लेवल पे, मतलब हमको ऑप्टिमल थोड़ा सा ऊपर ही लगेगा, बिकॉज ईल्ड चाहिए ना, अगर ज्यादा रहेगा तो ईल्ड ज्यादा मिलेगा हमको। ओके चलो अब सुनो, अब तुम्हारे पास ये क्या कहता है, काला आदमी क्या कहता है, काला ब्लैकमैन्स लॉ। Whereas several factors affect any biochemical process, Blackman's law comes into the existence, into effect. अब Blackman's law जो है वो 1905 में दिया गया था। ये लॉ कब आएगा जी मुन्ना, जब एक प्रोसेस के पीछे 5-6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो। सुनो भैया, ये लॉ हर जगह नहीं आएगा, ये लॉ हर उस प्रोसेस में आएगा जहां पे कोई एक प्रोसेस के पीछे 5-6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, ये क्या कहता है, दिस स्टेट द फॉलोइंग, इफ द केमिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, समझो लाइट की कंसेंट्रेशन कम कर दी गई है और वाटर रखा गया बट ठीक ठाक है, then the rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is a factor which directly affect the process. इसका मतलब क्या, ये जो मिनिमम वैल्यू में प्रेजेंट है यही तुम्हारे रेट को सीधा अफेक्ट कर रहा है क्या? अगर इसकी कंसेंट्रेशन अगर मैं बढ़ा दूंगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा जी। If its quantity is changed, किसका, मिनिमल वैल्यू का अगर हम लोगों ने क्वांटिटी अगर बदल दिया तो क्या होगा जी, वापस से नॉर्मली प्रोसेस चलने लगेगा। ओके यस, हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है यार, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ये पैराग्राफ ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है ना उसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनल में क्या है जी, अगर लीफ छोटा होगा यार, साइज अगर लीफ का छोटा होगा तो भैया ज्यादा खाना नहीं बन पाएगा, अगर लीफ बहुत बूढ़ा होगा तो खाना ज्यादा नहीं बना पाएगा। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर में कौन आएगा जी, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगा जी। ठीक है, अगर एक प्रोसेस अगर 3 से 4 फैक्टर्स को गवर्न कर रही है तो जो उसका रेट है उसको डिटरमाइन कौन करेगा, जो नियरेस्ट वैल्यू में प्रेजेंट है उसके। डन है मुन्ना? ओके, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ, an optimal light and a carbon dioxide condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. मतलब अगर टेम्परेचर अगर बहुत लो हो गया तो क्या प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं करेगा जी। दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। मतलब क्या, अगर मैंने उसको टेम्परेचर दिया तो ये वापस से फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं है। चलो आइए, पहला है हमारे पास लाइट। तो लाइट की ना देखो, मैं अब एक एक चीज तुमको बड़े ध्यान से पढ़ाऊंगा, बड़े फोकस होकर पढ़ना जी। अब लाइट की ना 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक होती है लाइट की ना क्वालिटी,
एक होती है लाइट की ड्यूरेशन और एक होती है लाइट की इंटेंसिटी। यार ये तीन चीजें ना, अभी तुम्हारी एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली लिखा हुआ है जी। ओके ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जी। ओके चलो हाँ ठीक है, लक्ष्मी बस पहले ये पढ़ लो यार, उसके बाद अपन करते बातें। देखो तो लाइट के ना तीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लाइट की क्वांटिटी, लाइट का ड्यूरेशन और लाइट की इंटेंसिटी। पहले देसी भाषा में समझो, अगर लाइट की अगर क्वालिटी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो क्या ईल्ड होगा? नहीं होगा। अगर लाइट का ड्यूरेशन अगर बहुत शॉर्ट पीरियड तक अगर प्लांट को दिया गया तो भी ईल्ड नहीं होगा। अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा रहेगी तो मेसोफिल सेल जल जाएंगे। लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत कम रहेगी तो भैया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जी, है ना। तो वही बोला गया। देखो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द लाइट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट। देखो ये तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही है लाइट के तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट की क्वालिटी, लाइट का इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन। ओके, व्हाइल डिस्कसिंग लाइट एज अ फैक्टर दैट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। अब देखो लाइट एज अ फैक्टर मुन्ना अफेक्ट कर सकता है क्या फोटोसिंथेसिस को? कभी समझो अगर लाइट तुम्हारे पास लाइट की इंटेंसिटी इतना सुटेबल नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर पाए, तो लाइट क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा उस केस में। होगा कि नहीं होगा? यस, और ये होता है यार। अब फॉर एग्जांपल समझो कि कभी बरसात हो गया, बरसात में सूरज देवता उगे ही नहीं, या सन आया भाई 10 मिनट था या 1 घंटा था, 6 घंटा था, निकल गया, उस टाइम क्या लाइट का ड्यूरेशन क्या हो गया? अब लाइट तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा उस केस में, बन जाएगा। रटो मत, कंसेप्ट समझो बस यहाँ पे। ओके ठीक है, अब सुनो। सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट। अब ये इंसिडेंट लाइट क्या होता है मुन्ना? वो लाइट जो सन से आ रहा है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट एट अ लो लाइट इंटेंसिटी। देखो जब लो लाइट इंटेंसिटी रहेगी तो तुम्हारे पास कैसा कर्व बनेगा? अब बड़े गौर से देखिएगा। अब तुमको रटना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, मेरे क्लास में नो रट्टाफिकेशन, ओनली अंडरस्टैंडिंग, ओनली अंडरस्टैंडिंग। बच्चों अगर तुम इस पॉइंट को देख लो, यहाँ पे ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, ये डी लिखा है। ये तुम्हारे पास यहां पर क्या है जी? एक्स एक्सेस में लाइट की इंटेंसिटी है, वाई एक्सेस में क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अपन कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा जी, क्या बोला इसने? पहला पॉइंट इसने ये बोला क्या कि लीनियर रिलेशन कब बनेगा? जब इंसिडेंट लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अगर लो लाइट इंटेंसिटी पे। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे ये ग्राफ कैसा है, यहां तक ये जो ए एरो है, ये ए एरो बता रहा है कि ये लीनियर रिलेशन बता रहा है, ये लीनियर रिलेशन बता रहा है। मतलब क्या? लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? यहां पर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही लो है। पेपर में सवाल आ सकता है मुन्ना, पेपर में सवाल आ सकता है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर लो रहेगी हमें कैसा एक एसोसिएशन कर्व देखने को मिलेगा? तो लीनियर कर्व देखने को मिलेगा, ओके यस सॉरी, लीनियर रिलेशनशिप देखने, कर्व में क्यों कह रहा हूं यार, लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। कब? जब तुम्हारे पास लो लाइट इंटेंसिटी हो जी। अब हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा? हाई लाइट इंटेंसिटी में at the higher light intensity gradually the rate does not shows a further increase as the other factor becomes a limiting। अब यहां पे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? अब यहां पे ना मैं कलर को चेंज कर रहा हूं, थोड़ा फोकस करना बच्चों, 5-10 मिनट आपको सब समझ में आ जाएगा जी। हमने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, देख रहे हो, हम लोगों ने लाइट की इंटेंसिटी यहां पे कर दी। पहले यहां पे थी क्या? पहले लो लाइट थी और अभी हमने उसको हाई लाइट इंटेंसिटी पे कर दिया, हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो जब मैंने हाई लाइट इंटेंसिटी किया तो ज्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, बट एक पॉइंट के बाद ना सैचुरेशन पॉइंट आ गया। इसके बाद क्या कोई फर्दर इंक्रीज हो रहा है क्या? देयर इज अ नो फर्दर इंक्रीज, कोई भी फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मुन्ना? हाई लाइट इंटेंसिटी पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा नहीं बढ़ा, बस थोड़ा सा बढ़ा, बिकॉज दूसरे फैक्टर लिमिटिंग बन गए थे। अब दूसरे फैक्टर तुम्हारे पास कौन कौन से हो सकते हैं जी? अब सुनो जी, यहां पे सुनो जी, तो इसमें दूसरे फैक्टर्स तुम्हारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? कोई मुझे गेस करके बताएगा दूसरे फैक्टर उसमें कौन अब लिमिटिंग बन जाएंगे जी? ये तो इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही है ना। टेम्परेचर तुम्हारे पास लिमिटिंग बन सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा लिमिटिंग बन सकता है, या वाटर तुम्हारा लिमिटिंग बन सकता है जी।
ये लाइन पहले क्लियर हो गया क्या? जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट तो हम लोग को लाइट की तीन क्वालिटी पता होनी चाहिए, हमको लाइट की तीन क्वालिटी पता होना चाहिए, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की क्वांटिटी और लाइट का इंटेंसिटी। ठीक है, जब लो लाइट इंटेंसिटी रहेगा तो उस समय तुम्हें कौन सा रिलेशनशिप मिलेगा? लीनियर रिलेशनशिप मिलेगा। हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा जी मुन्ना? सैचुरेशन पे आ जाएगा। बिकॉज क्यों? दूसरे फैक्टर लिमिटिंग बन गए थे। अब हम बात करेंगे जी मुन्ना क्या? सैचुरेशन के बारे में जी। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सैचुरेशन अकर्स एट द 10% ऑफ द फुल सनलाइट। इसका मतलब क्या होता है जी? मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है ना, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो पूरे सनलाइट के 10% जो 1/10 पार्ट है ना, उससे तुम्हारा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इस लाइन का मतलब समझो, समझो क्या कि समझो अगर 100% अगर सनलाइट अगर आ रहा है, उसका जो 1/10 पार्ट है, जो 10% है, अगर उतना अगर लाइट अगर इसको मिल गया ना तो ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो सैचुरेशन के लिए कितना परसेंट लाइट देना पड़ेगा? फॉर सैचुरेशन अगर मुझे सैचुरेशन लाने का है तो मैं पूरे सनलाइट का 10% अगर दे दूंगा ना तो ये तुम्हारा सैचुरेशन पे आ जाएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तुम्हारा सैचुरेशन को हिट कर देगा जी। अच्छा, हेंस एक्सेप्ट फॉर द प्लांट इन द शेडेड और इन अ डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन द नेचर। अब देखो, अगर अब तुम देखो ना डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, बड़े बड़े जो प्लांट है वो छोटे प्लांट को घेर लेते हैं क्या? उनको छोड़ के जितना भी प्लांट है बहुत रेयरली तुम देखोगे तो लाइट तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है। हेंस अच्छा, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड द पॉइंट विल कॉज अ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। देखो, अगर मैं इस पॉइंट के बाद अगर इंटेंसिटी को अगर मैं बढ़ाता हूं, अगर मैं इंटेंसिटी को अगर मैं यहां पे अगर लेकर जाता हूं ना बच्चों, यहां पे मेरे क्लोरोफिल टूट जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को अगर बियॉन्ड अगर सैचुरेशन का अगर आगे लेकर जाऊंगा तो इट विल ब्रेक दी क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन दी फोटोसिंथेसिस। कितने लोगों सर ये पहली बार जाके समझ में आ गया? कितने लोगों सर पहली बार समझ? अब मैं कुछ बहुत चीजें भी लिखाने वाला हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें लिखाने वाला हूं। रुको पहले, चलो अब यहाँ पे ना ये ABCD जो है ना वो अपने को ना NCERT ऐसे नहीं दिया है, अपने को कुछ समझाने के लिए दिया, अपने को भरना है, यहाँ पे डेटा भरना है। पहले हम लोग क्या बोलेंगे मुन्ना कि यहां पे जब लाइट की इंटेंसिटी लो थी तो मुझे एक लीनियर रिलेशनशिप मिला। मतलब ये जो ए है, ये जो ए है ये तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर हुआ क्या जी? ए मतलब कौन? लाइट इंटेंसिटी मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिला बिकॉज लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है। ओके, अब सुनो जी, बी का मतलब क्या हो गया जी मुन्ना? बी का मतलब सी में तो सैचुरेशन आ गया ना। सैचुरेशन क्यों आया? सैचुरेशन क्यों आया बच्चों? क्योंकि दूसरे फैक्टर लिमिटिंग बन गए। तो बी तुम्हारे पास क्या है जी? अदर फैक्टर बिकेम लिमिटिंग। अच्छा, कल सुबह 10 बजे अपन पूरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप एनरोल कर लेना, ठीक है? अच्छा, ये डी क्या है? ये डी क्या है? ये डी है तुम्हारे पास क्या जी? हाई सैचुरेशन पॉइंट, हाई सैचुरेशन पॉइंट। डन। और ये ई बता रहा है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? मैं एक बारी पूरा रिवाइज करवा दूं बच्चों, एक बारी मैं पूरा रिवाइज करवाता हूं। लाइट की कितनी क्वालिटी अपने को पढ़ना है? तीन क्वालिटी, लाइट की ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का सैचुरेशन, है ना? लाइट का सॉरी लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन जी, ठीक है? लीनियर रिलेशन कब बनेगा? जब इंटेंसिटी लाइट की कम रहेगी। अगर इंटेंसिटी अगर लाइट की अगर ज्यादा रहेगी तो दूसरे फैक्टर मेरे लिमिटिंग बन जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये लोग लिमिटिंग बन जाएंगे। और क्या होगा जी? मेरे पास सैचुरेशन आ जाएगा जी, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैंने पूरे सनलाइट का अगर मैंने 10% अगर दे दिया है, अगर मैंने पूरे सनलाइट का अगर मैंने 10% दे दिया है तो तुम्हारे पास मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा बच्चों। यस, तो ये बात आपको याद रखना है जी। मतलब लाइट का पूरा सैचुरेशन पे आ गया है। ओके, यस। अच्छा, लाइट तुम्हारा क्या लिमिटिंग फैक्टर होगा? नहीं सर, ये रियरली लिमिटिंग फैक्टर है। किसके लिए? तो जो तुम्हारे शेडेड एरियाज में, अगर मैं लाइट का अगर जो इंटेंसिटी अगर बियॉन्ड अगर मैं क्या कहते हैं इंसिडेंट लाइट अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? क्लोरोफिल ब्रेक हो जाएंगे जी। ओके, यस यस, ठीक है? ओके, चलो फाइन, फाइन है यहां तक। किसी को दिक्कत है यहां पर? दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है, आ जाओ जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को ना मुझे पहले देसी भाषा में समझाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आइए पहले मैं इसको देसी भाषा में समझाता हूं जी। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, यार ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। ऐसा क्यों यार?
ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्यों है? ओके, मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्यों? बिकॉज जो करंट एटमॉस्फेयर में ना, करंट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है बच्चों, वो बहुत ही कम है। वो कितना है जी मुन्ना? 0.03%, सिर्फ इतना है, से लेके 0.04%। इसको हम लोग किस में लिखते हैं जी मुन्ना? 300 ppm भी लिखते हैं, से लेके 400 ppm, इतना ही है सिर्फ। 300 माइक्रो पर लीटर और 400। तो इसका ये बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों मुन्ना? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। अब इसका मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्यों है मैं बताता हूं अभी, सुनो। तो यार जो C4 प्लांट है ना, जो C4 प्लांट है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब करेगा? ये कब करेगा? जब उसको 360 ppm ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिले। मतलब क्या वो C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर है? क्या ये C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर है क्या? तो C4 प्लांट ये कह रहा है कि भाई मैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तब करूंगा जब मेरे पास 360 ppm कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा तो, ठीक है। लेकिन C3 प्लांट क्या कहता है? C3 प्लांट ये कहता है कि मैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कब करूंगा? मैं कब करूंगा? मैं 450 ppm पर करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, बड़े 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 दिमाग लगाना, बड़ा दिमाग लगाना। यहां पर ये कह रहा है कि भैया मैं 450 ppm पर है ना क्या करूंगा जी? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करूंगा जी। अब किसके लिए? मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का मतलब है सैचुरेशन। सैचुरेशन अटेंड करने के लिए C4 कह रहा है कि भैया मैं 360 ppm पे मैं अटेंड कर लूंगा। बट C3 क्या कहता है कि भैया मुझे 450 ppm लगेगा सैचुरेशन को अटेंड करने के लिए जी। क्लियर है? क्लियर है? ये समझो यार। तो लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए हो गया? अभी लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए हो गया जी मुन्ना? ये C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो गया है जी। समझ में आ रहा है आपको? ओके, C3 देख रहे हो, उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं मुन्ना, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है ना, उसको कितना बढ़ा सकते हैं जी? उसको कितना बढ़ा सकते हैं जी? इट कैन इंक्रीज अप टू 500 ppm। हम लोग इतना है ना आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं, ओके, जिससे कि इट विल बेनिफिट व्हाट? इट विल बेनिफिट अ C3 प्लांट। इसे C3 प्लांट जो है ना वो बेनिफिट होते हैं जी। इसके लिए जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स होती है ना, ग्रीन हाउस क्रॉप्स, ओके, तुमने कभी देखा है ग्रीन हाउस क्रॉप्स? सो ग्रीन हाउस क्रॉप्स के बारे में बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, देखो ग्रीन हाउस क्रॉप्स में क्या होता है। ग्रीन हाउस क्रॉप जो है ना हम लोग C3 प्लांट के लिए करते हैं। इसमें ना ये एक तुम्हारे पास लैंड है, लैंड को ना अपन एक ट्रांसपेरेंट फिल्म से कवर्ड कर लेते हैं, तुम देखना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है ना C3 प्लांट्स होते हैं, ओके, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। एकदम ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब अप टू दी होती है, मतलब जैसे कि वो सैचुरेशन को हिट कर दे, वो सैचुरेशन को तुम्हारे हिट कर दें जी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, वही बातें यहां पे बोली गई पूरे पैराग्राफ में। आइए पढ़ लेते हैं अभी, देखो। सो भाई मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटम इज लो इन एटमॉस्फेयर। कितना होता है जी मुन्ना? बिटवीन 0.03 से लेके 0.04%, सिर्फ इतना ही है एटमॉस्फेयर में। अब अगर इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, इसका मतलब है कि तुमको ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। देखो लिखा गया यहाँ पे क्या, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.5% कैन कॉज एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। अब देखो हम लोग है ना 0.05% तक है ना हम लोग CO2 के लेवल को बढ़ा सकते हैं, ओके, इसको बढ़ा सकते हैं सो दैट कि C3 प्लांट में फिक्सेशन करवा सकते हैं जी। बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम अ डैमेजिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड। उसके बाद है ना क्या होगा जी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। डन? समझो। एक मिनट रुको यार, एक आया यार, इसको लवेरिया को मैंने निकालने दो यार। खुशी कर रहा है, कभी लक्ष्मी कर रहा है, इसके माँ का संस्कार यही है, नालायक, कलंक। ओके, यस, हाँ चलो। अब C3 and C4 प्लांट रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब
एट लो लाइट कंडीशन नीदर अ ग्रुप रिलेटेड टू दी हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब देखो, अगर लाइट अगर बहुत कम रहेगा तो कोई भी रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है भाई, क्योंकि हमको ऑप्टिमम तो चाहिए ही चाहिए जी। अच्छा, एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 प्लांट शोज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब लो लाइट इंटेंसिटी में भैया फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी में तुम्हारे पास क्या होगा जी, चाहे वो C3 हो चाहे वो तुम्हारा C4 हो, दोनों में आपको फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा जी। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जो C4 प्लांट है ना, वो अपना सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो 360 माइक्रो पर लीटर। इसको तुम है ना 360 को ऐसे पढ़ सकते हो, 0.3% भी तुम पढ़ सकते हो। कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है। तो यहां पे तुम बगल में लिख लो, यहां पे तुम एक चीज बगल में लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बस करो, बातें नहीं प्लीज बच्चों। 1 ppm इज इक्वल टू 1 माइक्रो पर लीटर, ठीक है? तो ये पर अगर मैं हटाऊंगा तो -1 हट जाएगा जी। तो C4 प्लांट में जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो 360 से लेके 360 पे शो करता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। लेकिन वाइल C3 जो है वो तुम्हारे पास सैचुरेशन शो करेगा किस पे जी, बियॉन्ड 450, बियॉन्ड 450 पे आके वो तुम्हारे पास सैचुरेशन शो करेगा जी। और हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है जी, 0.03 से लेके 0.04। तो लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए बन गया ये, तो C3 प्लांट के लिए बन गया। अब thus current availability of the carbon dioxide level is limiting to the C3 plant, लिखा है। अब the fact that the C3 plant respond to the higher carbon dioxide concentration by showing the increased rate of photosynthesis leading to the higher productivity has been used for some greenhouse crops। अब देखो, हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को यूज करते हैं, ग्रीन हाउस क्रॉप्स को, ग्रीन हाउस प्लांट्स को हम लोग यूज करते हैं, और C3 प्लांट के अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाते हैं। क्लियर है? सच एज अ टोमेटो हो गया या बेल पेपर हो गए, ठीक है? अब दे आर अलाउड टू ग्रो इन द कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड टू द हायर यील्ड। कौन मुन्ना? तो C3 प्लांट। दे आर अलाउड का मतलब है C3 प्लांट। किसी को डाउट है यहां तक? किसी को डाउट है? लास्ट अभी हमारा ये है, यहां तक मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है मुन्ना? मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम है, 0.03 से लेके 0.04% तक ही होता है बस। C4 प्लांट जो है ना, ये पेपर में आता है, लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या तुम्हारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा? नहीं सर, यील्ड ना के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाईलाइट इंटेंसिटी पे C3 और C4 दोनों तुम्हारे रेस्पॉन्ड करेंगे और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा जी। अब सुनो जी, C3 प्लांट जो है वो रेस्पॉन्ड करता है किस पर? 450 ppm पर, जो कि अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो ये लिमिटिंग बन जाएगा। और C3 तुम्हारे 360 पर सैचुरेशन शो करवा देगा जी। ओके, ठीक है? चलो जी, अब सुनो जी, टेम्परेचर पढ़ लेते क्या मुन्ना? टेम्परेचर को आइए खत्म करते हैं, बहुत सिंपल है यार। अब आप ये जानते हो मुन्ना कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन मतलब कौन? जो कहां पे चल रहा है? इन स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा में चल रहा है। ये तुम्हारा एंजाइमेटिकली ड्रिवन है क्या जी? ओके, बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। ये तुम्हारा टेम्परेचर कंट्रोल्ड है बेटा। ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट आ गया ना। ओके, पेपर में आएगा ना कि भैया टेम्परेचर सेंसिटिव कौन है, तो डार्क रिएक्शन इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव। ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है? दो लाइट रिएक्शंस आर आल्सो अ टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। देखो, अगर तुम देखोगे तो लाइट और डार्क दोनों तुम्हारे टेम्परेचर सेंसिटिव है, लेकिन लेस अफेक्ट कौन होगा? तुम्हारे पास लाइट रिएक्शन, बिकॉज उसको कंटिन्यूसली लाइट मिल रहा है। लेकिन डार्क रिएक्शन को अगर कंटिन्यूसली ज्यादा लाइट अगर दे दोगे ना, मर जाएगा वो। तो लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर सेंसिटिव है, बट बहुत ही कम एक्सटेंट पर। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, ये स्टेटमेंट से सवाल बन सकता है। आइए जी, C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर एंड शोज द हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वाइल जो C3 प्लांट है वो मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम को रिस्पॉन्ड करता है। ये तुम्हारा PYQ रह चुका है क्या? अब द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट। देखो, अब टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में रहते हैं। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस पर अटेंड होगा, वो डिपेंड करता है हैबिटेट में। ओके, किस में वो रहते हैं? क्या वो तुम्हारे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं? अब देखो, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होंगे वो तुम्हारे पास कौन से प्लांट्स होंगे जी? C4 प्लांट्स होंगे, और ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे काम करेगा जी। आइए जी, हैविंग अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडॉप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट्स,
सो टेम्परेट क्लाइमेट में कौन आएगा जी, C3 प्लांट्स, जो कि लो टेम्परेचर में भी अपना काम कर लेंगे जी। क्लियर है? ये पैराग्राफ में तुमको ध्यान ये रखना है कि जो डार्क रिएक्शन है वो तुम्हारा टेम्परेचर सेंसिटिव है, लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव है लेकिन कम है, ठीक है। टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है ना वो डिपेंड करता है हैबिटेट पे। C4 प्लांट ज्यादा टेम्परेचर पे अपना यील्ड सैचुरेशन शो करेगा और C3 प्लांट कम लाइट पर या कम टेम्परेचर पर अपना सैचुरेशन शो करवा देगा जी। यस, यहां तक कोई डाउट है क्या यार? यहां तक कोई डाउट है क्या यार बच्चों? ओके यस, ओके यस, चलो यार, हाँ यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, डाल सकते हो तुम उसको, टेबल में डाल सकते हो। अब वाटर के बारे में हम बात कर लेते हैं भैया, वाटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड दे दो, आई विल बी बैक। किसी को डाउट है? अरे यार ये क्या हो गया, ओह माय गॉड, ये नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज और है ना बच्चों, एक बार ना इस टेबल को है ना मैं एक बारी जो आपके एग्जांपल्स है ना उसको एक बारी मैं देख ले रहा हूं यार। देखो वीट, यहां पे बच्चे डाउट पूछे, वीट, राइस, ओट हो गया या बैम्बू हो गया, पोटैटो हो गया, ये सब तुम्हारे क्या होंगे? ये सब तुम्हारे पास होंगे C3 प्लांट। मेज हो गया, सोरगम हो गया, शुगर केन हो गया, ये तुम्हारे पास क्या होंगे जी? C4 होंगे जी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब लास्ट टॉपिक है हमारे ना वाटर। ओके वाटर को खत्म कर ले, लास्ट टॉपिक है वाटर अपना, वाटर। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? आइए टेम्प वाटर बात है प्लीज सर नमस्ते, अरे नमस्ते बस यार एक्सेप्ट कर लिया, और राम सिंह नमस्ते एक्सेप्ट कर लिया, मत करो स्पैमिंग मत करो। अब बच्चों वाटर तुम्हारे पास भी लिमिटिंग फैक्टर है जी, वाटर तुम्हारे पास भी लिमिटिंग फैक्टर, ये रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो पेपर में अगर कोई सवाल पूछे कि रेयरली लिमिटिंग फैक्टर कौन है, तो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होता है तुम्हारे पास लाइट और वाटर, ये भी तुम्हारा रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, रेयरली, ये रेयरली तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर होता है। देखो जी, even though the water is one of the reactant in the light reaction, the effect of water as a factor is a more through its effect on the plant, देखो rather than directly on the photosynthesis। प्लांट पर वाटर का बहुत इफेक्ट पड़ता है क्या जी? पड़ता है। yes। water stress causes the stomata to close and hence reducing the carbon dioxide availability। देखो ध्यान से सुनिएगा जी, अगर पानी की अगर कमी होगी, अगर पानी की कमी होगी बच्चों, तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा। अगर स्टोमाटा बंद होगा तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जी। इसके लिए कहीं ना कहीं वाटर तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है जी, है ना? देखो जी, बिसाइड वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स द लीव्स विल्ट, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well। तो ये विल्टिंग भी करवाता है लीफ का। ओके, ये तुम्हारे पास लीफ की ना विल्टिंग भी करवा देता है जी। ठीक है, कौन करवाता है लीफ की विल्टिंग? लीफ की विल्टिंग तुम्हारा वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस के केस में ही आपका होता है, जिससे क्या होगा जी, ये हो गया, क्या कहते हैं, अपने आप को फोल्ड कर लिया है, सरफेस एरिया कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा क्या जी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा जी। तो मैं तुमको मोटा मोटी यहां पे लिखा दूं वाटर के बारे में। तो वाटर जब स्ट्रेस होगा, जब वाटर का स्ट्रेस होगा तो दो चीजें पॉसिबल है। पहली पॉसिबल क्या है जी? स्टोमाटा क्लोज हो जाए। अगर स्टोमाटा अगर क्लोज हो गया, अगर स्टोमाटा क्लोज हो गया तो देयर विल बी अ लेस कार्बन डाइऑक्साइड और किसी प्रकार का फिर फोटोसिंथेसिस नहीं चल पाएगा। दूसरा क्या है? विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाना या तुम्हारे पास, है ना? अब जब विल्टिंग होगा तो क्या होगा जी मुन्ना? लीफ का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा क्या, जिसकी वजह से क्या होगा जी? फोटोसिंथेसिस भी तुम्हारे पास डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये बात तुमको ध्यान रखना है, ठीक है? अभी सबका जो पीडीएफ है ना वो मैं तुमको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, अनमोल शर्मा लाइव, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और कल सुबह 10 बजे तुम्हारी फोटोसिंथेसिस की क्लास है, एनरोल कर लेना, ठीक है? मजा आ गया? मैं इसका प्लेलिस्ट बना देता हूँ फोटोसिंथेसिस का, और हम लोग परसों से है ना, ट्यूसडे से अपन रेस्पिरेशन बिगिन करेंगे। ट्यूसडे से रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट कितने बजे? तो 6 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर।
ओके यस, क्वेश्चन कल करेंगे शिफा। एक बार आप लोग रिवाइज कर लोगे क्या? एक बार आप लोग रिवाइज कर लोगे क्या? मैं इसका एक रिवीजन वीडियो भी बना के डाल देता हूँ जी। ओके ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे ना, कल हमारी 2 क्लास है यार बच्चों, कल हमारी 2 क्लास है यार। कल सुबह हम लोग 10 बजे तो पहले फोटोसिंथेसिस करने वाले, और शाम को 6 बजे अनअकैडमी के स्पेशल में वो जो न्यू फैमिलीज और ये जो बीमारी उमारी ऐड हुआ है ना, वो सबके एमसीक्यूज प्रैक्टिस है। कल 2 क्लास है यार। ओके यस डन। ओके अभी इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, तो फाइनल जिसने भी अगर नहीं दिया गुरु दक्षिणा तो वो जरूर से दे देना यार। ठीक है, मजा आ गया जी, मजा आ गया। चलो बाय गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं अपन अगले। हाँ राइस तुम्हारे C3 में आएगा, C3 में आएगा। यस ओके चलो गाइस।